आपका हार्दिक स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर्स में। और आज जो हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग करने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक पूरी सीरीज होगी और पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, डायरेक्ट यूट्यूब पे होगी। तो इसलिए आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो जब भी डले तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। देखो, आप ध्यान समझना, हमारे देश में संविधान को बनने से पहले अंग्रेजों का शासन था। हमारे देश में संविधान बनने से पहले अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने हमारे देश के विकास के लिए और अपने फायदे के लिए, अपना फायदा भी था उसमें और हमारे देश के कुछ पॉलिटिकल सिस्टम भी थे, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए थे। आप जानते हो कि भारत में जो अंग्रेज आए हैं वो एक कंपनी के रूप में आए थे और जिस कंपनी के रूप में आए थे उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्टार्टिंग के समय में अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए और कुछ समय बाद 1773 से लेकर 1857 में जब तक क्रांति हुई तो उस मोमेंट तक हमारे देश पर अंग्रेजों की कंपनी द्वारा रूल बनाए गए। उसके बाद हमारे देश की शासन व्यवस्था कंपनी के हाथों से निकल के ब्रिटिश क्राउन के अधीन चलेगी, ब्रिटिश सम्राट के अधीन चलेगी। तो फिर वहां पर नियम बनाए गए। अगर देखा जाए तो दोनों तरीके से हमारे भारत में नियम बने हैं। एक नियम बने हैं जो हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है। और सेकंड नियम जो हमारे यहाँ पर बने हैं वो बने हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन, अर्थात ब्रिटिश जो सम्राट था, जो साम्राज्ञी थी ब्रिटेन की, उनके अधीन हमारे देश पर कुछ नियम बने हैं। तो हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डेवलपमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, वो दो लैंग्वेज में पढ़ना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली लैंग्वेज क्या है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत पर शासन किया। आफ्टर दैट, किस पर्पज से ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश सम्राट, अर्थात ब्रिटिश सम्राट ने, क्राउन ने हमारे देश पर शासन किया। हमें दोनों की व्यवस्था को पढ़ना होगा ध्यान से। तो आप देखो, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में छोटे से फैक्ट दूं ताकि आपके नॉर्मल एग्जाम में वो क्लियर आते हैं। तो समझना, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और जब ये कंपनी बनी थी जो दो व्यक्ति थे, एक एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, और सेकंड थे जॉन वाट्स। महारानी एलिजाबेथ प्रथम और जॉन वाट्स, इन दोनों के प्रयास से ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास हुआ। इन दोनों के प्रयास से उस समय के ब्रिटेन के लगभग 217 उद्योगपति एक साथ आए और इन 217 उद्योगपतियों ने अपने पास से 30,133 पाउंड की धनराशि का यूज किया। 30,133 पाउंड की धनराशि का यूज किया और इस धनराशि का यूज करके ही ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसा लगाया था वो उसके मालिक थे, वो उसके स्वामित्व थे, वो उनकी प्रॉपर्टी थी। इसलिए इस कंपनी को चलाने के लिए स्टार्टिंग के समय में दो कमेटी बनी। एक कंपनी के अधीन जो वहां के राजा थे, जिन लोगों ने वहां पैसा लगाया था, जो वहां के उद्योगपति थे, उसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, अर्थात स्वतधारी संस्था। इसे बोलते हैं स्वतधारी संस्था। स्वतधारी संस्था का मतलब है कि एक ऐसी संस्था जिस संस्था ने पैसा इन्वेस्ट किया है। एक सेकंड वह संस्था जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन कंपनी का भार अपने कंधों पर रखा। इन लोगों ने सिर्फ पैसा लगाया। जबकि एक मंडल और बना जिसे बोलते हैं हम निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, ध्यान समझना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के जो नियम बनाए गए थे उन नियमों के अनुसार कुछ अपने नियम बनाए और कंपनी को शुरुआत कर दिया। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ कंपनी में पैसा लगा था, बाकी इनका नहीं था। दिमाग ओरिजिनल इन लोगों का था क्योंकि ये वह मंडल था जो कंपनी को डायरेक्ट करता था, जो कंपनी को निर्देश देता था। इस मंडल में 26 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 26 मेंबर थे और इनमें से एक
24 तो मेंबर थे, रियलिटी में 24 मेंबर थे, एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था। इसे हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्य, कुल मिलाकर 26 मेंबरों की एक कमेटी थी जिसे बोलते हैं कोर ऑफ डायरेक्टर्स। इनका काम था कंपनी को निर्देश करना। कंपनी की दो संस्थाएं शुरू से चल रही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोपटर्स। प्रोपटर्स पैसा लगा हुआ है, डायरेक्टर्स जो कंपनी को डायरेक्ट कर रहे हैं, और इनकी शुरुआती पूंजी 30,133 पाउंड थी और जो 17 व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रक्चर बनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे व्यापार से निकलकर हमारे देश में एक तरीके से राज करने की कोशिश की, और इनका एक सफल जो प्रयोग रहा वो आप जानते हो 1757 में प्लासी के युद्ध में और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद लगभग भारत पे इस कंपनी का शासन हो चुका था, बंगाल वाले क्षेत्र में संपूर्ण रूप से। 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, और इन दो युद्धों के बाद कंपनी ने हमारे देश को रेगुलेट करने के लिए, उस क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे नियम लाए, और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण नियम आया कंपनी के द्वारा रेगुलेट करने के लिए उसे बोलते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपको ध्यान समझना है कि अब हम जो हमारे भारत में है दो प्रकार के नियम आ रहे हैं। पहला नियम जो कंपनी हमारे भारत में लाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत में लाएगी, और सेकंड जो ब्रिटिश क्राउन हमारे भारत में लाएंगे। तो हम बात करेंगे पहले मोटी मोटी ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम पढ़ने वाले क्या है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नियम आता है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि इससे इन्होंने कंपनी को रेगुलेट किया था, और यह आया था 1773 में, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड नियम आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हिंदी में बोले तो संशोधनात्मक अधिनियम। इनके बीच में आपको याद रखना होगा कि डंडाज अधिनियम, पैक्ट अधिनियम, बहुत सारे नियम आ चुके हैं 1781 में, संशोधनात्मक अधिनियम। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट, यह आया 1784 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। डायरेक्ट तो एक नंबर में यही पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कब आया। उसके बाद आया प्रथम चार्टर एक्ट। प्रथम चार्टर एक्ट, और प्रथम चार्टर एक्ट जो आया वो आया 1793 में। उसके बाद द्वितीय चार्टर एक्ट, मतलब दूसरा चार्टर एक्ट आया हमारे देश में, और दूसरा चार्टर एक्ट आया 1813 में। तीसरा चार्टर एक्ट कौन सा नंबर का? तीसरा चार्टर एक्ट यह आया 1833 में। और फिर चतुर्थ चार्टर एक्ट यह आया 1853 में। इस प्रकार से 20-20 साल के अंतराल पर हमारे भारत में 4 चार्टर एक्ट आए। क्वेश्चन आ जाता है एक क्वेश्चन आसानी से कि चार्टर एक्ट की प्रक्रिया कितने वर्ष के अंतराल पर आने की सरकार द्वारा बनाई गई थी? तो कितने वर्ष के थे? 20-20 साल के अंतराल पर चार्टर एक्ट भारत में आए। इन एक्ट को आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कंपनी के शासन को भारतीय व्यवस्था में पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए, और स्थापित करने के साथ साथ में जबकि देखा जाए तो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। उसके बाद इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आया 1861 में। फिर दोबारा से इंडियन काउंसिलिंग एक्ट फिर आया 1892 में। लेकिन इन दोनों एक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें जहां पर बहुत सारी बात मंत्रिमंडल की गई है, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। थर्ड मार्ले मिंटो सुधार हुए 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए 1919 में। बहुत इंपॉर्टेंट सुधार है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसमें महिला को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन एक्ट में है क्या। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया है, कृषि मिशन 1942 में आया है, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया है। ये सभी नियम ब्रिटिश क्राउन ने नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जबकि ये सभी नियम जो है, ये सभी नियम ब्रिटिश क्राउन ने लाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई,
प्लासी के और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद उन्होंने हमारे देश को रेगुलेट करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में सुधार करने के उद्देश्य से, हमारे देश को रेगुलेट करने के उद्देश्य और कंपनी में सुधार करने के उद्देश्य से ये नियम बनाए थे। उसके बाद जब 1857 में क्रांति हुई, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। नरसंहार होने के उपरांत उन्होंने कंपनी की वैधता को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई कि कंपनी से सारे अधिकार छीनकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधीन ले लिए और जो कंपनी का गवर्नर था उसे वायसराय का पद कर दे दिया गया। और उन्होंने फिर गवर्नमेंट एक्ट और ये सभी एक्ट उन्होंने लाए। किस प्रकार कैबिनेट मिशन हुआ, किस प्रकार क्रिस्प मिशन हुआ, किस प्रकार अगस्त प्रस्ताव है, शिमला समझौता, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं तो हम संवैधानिक विकास इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारा कोई पॉइंट ना छूटे। तो सबसे पहले हमें पॉइंट पढ़ना होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और ये एक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस एक्ट को बहुत ही ध्यान से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इस एक्ट के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में क्या चेंजिंग हुआ, और सेकंड पहलू है कि इस एक्ट के तहत अपने इस भारत में के प्रशासन में, कंपनी के प्रशासन में क्या चेंजिंग हुई। देखो बड़े ही ध्यान से समझना। आप अच्छे जानते हो कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो गृह सरकार थी मतलब ब्रिटेन की सरकार थी, इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए दो कमेटी पहले बना चुकी थी। एक को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोला गया है और सेकंड को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला गया है। एक कमेटी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हुई है और सेकंड कमेटी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुई है। ये दोनों कमेटी वो कमेटी थी जो कंपनी के प्रशासन को चला रही थी और कंपनी पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाई हुई थी। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद उपरांत क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर थे इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता था। ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, इनके कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। अर्थात पहले जो कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष था, अब वो कार्यकाल कितने वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया। पहले कार्यकाल 1 वर्ष हो गया, अब कार्यकाल 4 वर्ष हो गया। सेकंड टर्म ये थी कि कंपनी के जो 24 मेंबर थे इनमें से ये कहा गया कि अध्यक्ष जो बनेगा इन्हीं में से चुनकर बनाया जाएगा प्रति वर्ष। 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनेगा और इन्हीं में से चुनकर बनाया जाएगा। और सेकंड ऐड ये कर दिया गया कि इसके 1/4 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। मतलब 24 में से 24 मेंबर है तो 6 रिटायर होंगे, 18 बच जाएंगे और 6 न्यू आ जाएंगे। फिर इनमें 6 चले जाएंगे और फिर 6 आ जाएंगे। इस प्रकार से फिर ये 18 हो जाएंगे, 24 सोई 6 गए तो यहाँ 24 होंगे और यहाँ पर फिर 24 रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि 6 मेंबर प्रति वर्ष जाएंगे, 6 नए मेंबर आएंगे, लेकिन मेंबरों की संख्या को डिफाइन नहीं पड़ेगा। और ये कार्यकाल एक मेंबर का 4 वर्ष होगा। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में जो मोस्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट एग्जाम के पर्पज से वो यही है कि इस एक्ट के अनुसार जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके पर्सन को चेंजिंग की गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो 24 सदस्य थे इनका 1/4 सदस्य रिटायर करने की घोषणा कर दी गई और सेकंड 1 वर्ष के स्थान पर कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया और कहा कि 1/4 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। यह इस कंपनी के सापेक्ष में ब्रिटेन में किया गया कार्य था। जबकि भारतीय प्रेक्षेप में देखें तो ज्यादा काम भारतीय प्रेक्षेप में हुआ, इसलिए हमारे लिए एक्ट ये इंपॉर्टेंट है। पहला कार्य क्या किया, पहला कार्य ये किया कि जो अभी तक मद्रास, मुंबई और कोलकाता तीनों ही प्रेसिडेंसी अलग अलग थी। कौन कौन सी, मद्रास, मुंबई और कोलकाता, ये तीनों ही प्रेसिडेंसी अलग अलग थी। लेकिन फिर क्या किया
कि कोलकाता प्रेसिडेंसी के गवर्नर को इन दोनों ही प्रेसिडेंसी के लिए नियम बनाने की शक्ति दे दी। कहने का मतलब यह हुआ कि इस प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसके नीचे ही दोनों प्रेसिडेंसी रख दी गई। वो कहा कि जो कलकत्ता से आएगा, जो बंगाल चाहेगा, वो यहां पर होगा। तो एक तरीके से बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी से क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया और उसे शक्ति प्रदान कर दी गई। एक गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई। उस परिषद में 4 सदस्य रखे गए और कहा कि यदि कभी भी कोई मैटर इलझता है तो 4 सदस्यों में से बहुमत के आधार पर डिसीजन होगा और निर्णायक जो वोट होगी वो उसके गवर्नर जनरल की होगी, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना है। ध्यान सुनना, जो कि बंगाल के गवर्नर बने हैं, इनकी एक परिषद बना दी गई, उसमें 4 सदस्य रखे गए और कहा कि 4 सदस्य का जो डिसीजन होगा वो बहुमत के आधार पर होगा और बहुमत में उसी को विजित माना जाएगा, उसी को जीता हुआ माना जाएगा जिसके साथ में कौन होगा, गवर्नर होगा। लेकिन वो कंडीशन तब थी जब इसमें से 2-2 हो जाए। यदि एक तरफ 3 हो गए और एक तरफ अकेला रह गया तो गवर्नर उस नियम को नहीं बदल सकता, लेकिन इक्वल नियम है तो गवर्नर उसको चेंज कर सकता है। आप लोगों को इसी बात को ध्यान से देखना है। अब बात करते हैं, आप ध्यान सुनो, एक इसमें चेंजिंग और हुई। वो क्या था कि 1774 के में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई और स्थापना सिर्फ इसलिए की गई, इस स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि जो कंपनी में भ्रष्टाचार पनप रहा था ना, उस पर किसी ना किसी प्रकार से लगाम लगाई जा सके। इसलिए 1774 में भारत के अंदर एक न्यायालय की स्थापना कर दी गई, एक हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। इस हाई कोर्ट के जो मुख्य जज थे सर एलिजाद इम्पे नाम था उनका, आपको याद रख लेना, सर एलिजाद इम्पे। 3 गवर्नर और 3 न्यायाधीश और थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है कि सर एलिजाद इम्पे जो कलकत्ता में न्यायालय बना था, उस ही न्यायालय के क्या थे, मुख्य जज थे। और कहा गया था कि कलकत्ता न्यायालय जो भी भ्रष्टाचार करेगा सब उसके अधीन होंगे। यदि न्यायालय के खिलाफ कोई सुनवाई कर सकता है तो ब्रिटेन में बैठी प्रीवियस काउंसिल कर सकती है। प्रीवियस काउंसिल का मतलब है कि ब्रिटेन के राजा के जो घर परिवार के लोग थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी, उसी कमेटी को प्रीवियस काउंसिल बोला जाता था। क्या बोला जाता था उस कमेटी को? प्रीवियस काउंसिल। इस प्रीवियस काउंसिल ने इस न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एग्जाम पर्पज से कि भारत के अंदर जो अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख कौन सा न्यायालय? अभिलेख न्यायालय, उसे 1773 में स्थापित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। उसके उपरांत इसमें कोई ज्यादा विशेष सुविधा नहीं की है एक्ट में, तो हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के राजा सम्राट प्रधानमंत्री थे उस समय, और उनकी सिफारिश पर यह नियम आया था। तो ब्रिटेन में चेंजिंग हुई, डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे, कार्यकाल को 1 वर्ष के हम 4 सदस्य किए गए और 1/4 सदस्य रिटायर की घोषणा की गई पहली बार। आशा सेकंड, मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए कोलकाता की प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर बना दिया और दोनों इसके अधीन ला दी गई। तीसरी बात, बंगाल में जो गवर्नर थे उसकी परिषद बनाई गई, 4 सदस्य रखे गए, बहुमत के आधार पर डिसीजन देने की बात की गई। निर्णायक बात गवर्नर जनरल को देना था, यह बात आपको याद रखना। 1774 में कोलकाता में एक न्यायालय बना, सर एलिजाद इम्पे इसके मुख्य जज बने और ये एक अभिलेख न्यायालय बना। तो ये हुआ है हमारे 1773 के एक्ट में। अब आगे बात करते हैं 1773 के एक्ट के बाद, देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो एक्ट आया उसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781।
इस एक्ट को संशोधनात्मक अधिनियम, बंगाल जुडिशियल एक्ट आदि नामों से संबोधित किया जाता है। और संबोधित करने की एक आसान सी बात है, वो संबोधित इसलिए किया जाता है क्योंकि बंगाल के जुडिशियल से संबंधित एक्ट था। इस एक्ट में क्या लिखा है ब्रिटिश सरकार ने? इसमें लिखा कि जो कलकत्ता के अंदर न्यायालय बनाया है, वह न्यायालय राजस्व जो है उसकी वसूली नहीं कराएगा। अर्थात न्यायालय से एक अधिकार छीन लिया गया। जो न्यायालय को पहले अधिकार दिया गया था कि राजस्व की वसूली आप कराओगे, वो 1781 के एक्ट में छीन लिया गया क्योंकि एक गंभीर समस्या बन गई थी न्यायालय की। और राजस्व एक्ट को छीनकर गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को दे दिया गया कि आप इसको, जो राजस्व की शक्ति है, इसको आप फॉलो कीजिए। सेकंड पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये था, इस न्यायालय से ये कहा गया कि जितने भी आप डिसीजन दो, भारतीय लोगों की परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज और धर्म को ध्यान में रखकर दो। आप भारतीय लोगों के धर्म के मामले में हस्तक्षेप मत करो, संस्कृति के मामले में हस्तक्षेप मत करो, उनकी भाषा, लिपि के बारे में आप हस्तक्षेप मत करो। अर्थात एक तरीके से एक विश्वास दिलाया गया ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारतीय लोगों को कि हम आपके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे। इस न्यायालय के अधीन पहले गवर्नर जनरल और उसकी परिषद आती थी। 1781 में कहा कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद 1781 के एक्ट के अनुसार अब न्यायालय के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर कर दी गई। अर्थात कहा गया कि जो गवर्नर जनरल परिषद है ना, वो न्यायालय से बड़ी है। यदि कोई भी प्रांतीय न्यायालय गलत डिसीजन देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ सुनवाई जो गवर्नर जनरल करेगा। और यदि मामला 5000 पॉइंट से अधिक का होगा तो मैटर राजा के पास भेजे जाएंगे। तो कहने का मतलब यह एक्ट में पहला है कि न्यायालय की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया क्योंकि इससे राजस्व की शक्ति छीन ली गई, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को अलग कर दिया गया और भारतीय लोगों के धार्मिक रीति रिवाज में इससे हस्तक्षेप करने को मना कर दिया गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धार्मिक रीति रिवाज तो अलग कर दिया गया, लेकिन ये बंगाल के जुडिशियल एक्ट संबंधित था, इसलिए इस एक्ट को बंगाल जुडिशियल एक्ट, संशोधनात्मक अधिनियम आदि नामों से संबोधित किया गया। इस एक्ट के अनुसार गंभीर समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। फिर इन्हीं गंभीर समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से 1784 में एक एक्ट आया जिसे बोलते पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की, तो इसे हम रफ कर देते हैं। तो आप समझ में आ रहा है ना, अच्छे से पढ़िएगा। ये देखो, पिट्स इंडिया एक्ट सबसे महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है भारतीय इतिहास में ये, क्योंकि इस एक्ट में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिन्होंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत प्रभावित किया है। कहने का मतलब यह है कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया ऐसा पहला एक्ट था जिसमें यह कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र है। तो पहला वैधानिक दस्तावेज इस एक्ट की जो शीर्षक था, जो इस एक्ट की पहला वैधानिक दस्तावेज है, इसमें लिखा था कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो कि भारत में है लेकिन ब्रिटिश के अधिकार में है, ऐसे क्षेत्र के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इससे पहले 1783 में डंडाज अधिनियम लाने की घोषणा की गई थी, लेकिन वो नियम इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। इस एक्ट के अनुसार कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपनी कंपनी को संभाले, हमें कोई मैटर नहीं। लेकिन इस एक्ट में एक नई मिशन कमेटी बना दी गई जिसका नाम था नियंत्रण मंडल।
और नियंत्रण मंडल को बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोल करने के लिए, कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी खुला नहीं छोड़ा, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई और कहा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अर्थात डायरेक्टर्स मतलब जो निदेशक मंडल है, ये निदेशक मंडल सिर्फ व्यापारिक मैटर देखें, क्योंकि ये कंपनी ने बनाया है तो व्यापारिक मैटर देखें, जबकि नियंत्रण मंडल जो है वो व्यापारिक मैटर तो देखा ही देखेगा, उनको ऊपर से नजर रखेगा, लेकिन अन्य सभी मैटर जो कि सैनिक और सिविल मैटर थे वो दे दिए गए नियंत्रण मंडल को। सिविल मामले जितने भी थे किसको प्रोवाइड कर दिए गए? नियंत्रण मंडल को। इस एक्ट की एक बहुत ही खास क्वालिटी रही है। और गवर्नर जनरल जो था उसके परिषद में जो सदस्य संख्या थी वो सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी इस एक्ट के अनुसार। और कहा था कि प्रांतीय सरकार जितनी भी है यदि वो चाहे तो ब्रिटिश जो राजा है उसके पास अपने अधिकार दे सकती है, लेकिन गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो प्रांतीय सरकार बनी है उनको बर्खास्त भी कर सकता है। ठीक है। और कह दिया गया कि भारत के अंदर यदि कोई व्यापार करना है कंपनी को, तो व्यापार करने के लिए आपको पहले कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, अनुबंध लेना पड़ेगा, अर्थात लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। कहने का मतलब यह था कि ब्रिटेन से यदि कोई व्यक्ति आएगा तो उससे पहले कंपनी के सामने सर झुकाना होगा और बताना होगा कि मैं यह व्यापार यहाँ भारत में करना चाहता हूं, अब आप मुझे इसका लाइसेंस दीजिए, अनुमति दीजिए। तो 1784 के एक्ट का इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र का वैधानिक दस्तावेज था। नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई है जो सिविल और सैनिक कार्रवाई देखेगा, क्योंकि डायरेक्टर को सिर्फ व्यापारिक मैटर दे दिया गया और ब्रिटिश व्यापारियों को लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया और कहा कि यदि आप व्यापार करोगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। बात समझ में आ रही है अच्छे से? इस एक्ट के अनुसार 4 चार्टर एक्ट आते हैं रेगुलर, 1793, 1813, 1833 और 1853। हम चारों चार्टर एक्ट को एक साथ पढ़ेंगे ताकि जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन है वो सभी हमारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। आप इसलिए ध्यान से देखिए। देखो, उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि हमारे देश में 4 चार्टर एक्ट आए। पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आया और तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में आया और चौथा 1853 में आया। 4 चार्टर एक्ट आए। पेपर में आसान सा क्वेश्चन आता है कि पहला चार्टर एक्ट भारत में कब आया? तो 1793 और अंतिम 1853। अब आगे बात करते हैं कि जो पहला चार्टर एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि जो नियंत्रण मंडल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसके सदस्यों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। जो भारत का पैसा है, जो भारत में कमाया गया है, उस राजस्व से जो लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, भारत में राजाओं से युद्ध करते हैं, उन राजाओं का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ऐसी बात पहले चार्टर एक्ट में हुई। कितना खतरनाक चार्टर एक्ट हो सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हो यहां से। सेकंड पॉइंट इसमें है कि पहली बार एक लिखित प्रशासन की नींव पड़ी गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि भारत के अंदर कब कितनी बार लिखित प्रशासन की पहली बार नींव पड़ी, तो कब से शुरू हुई? तो 1793 में पहली बार भारत के अंदर लिखित प्रशासन की नींव पड़ी। उसके बाद इसमें पॉइंट में 2 ही राज हमें रखने होंगे। एक, नियंत्रण मंडल के लिए भारतीय राजस्व से वेतन दिया गया, लिखित प्रशासन जो है वो लागू किया गया। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया जो कि दूसरा चार्टर एक्ट है। उसमें ईसाई मिशनरी जो थे भारत में, उन्हें धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई और कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया, सिर्फ कंपनी के अधिकार को समाप्त किया गया, एकाधिकार को।
पूर्ण रूप में मत लगाना, कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया, क्योंकि चाय और चीन के साथ व्यापार को उसका पूर्ववर्ती बना रहा। चाय का व्यापार किसी देश से कर सकता है, सिर्फ कंपनी करेगी, और चीन के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ कंपनी करेगी, अन्य कोई व्यक्ति नहीं करेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कंपनी एकाधिकार समाप्त है, लेकिन संपूर्ण एकाधिकार समाप्त नहीं है, क्योंकि चाय का एकाधिकार कंपनी का ही है। और भारतीय लोगों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की गई इस एक्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ईसाई मिशन में को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई, कंपनी एकाधिकार जो है चाय और चीन के साथ छोड़कर बाकी को समाप्त कर दिया गया, और शिक्षा पर 1 लाख रुपए की घोषणा की गई कि हम खर्च करेंगे भारतीय लोगों की शिक्षा पर। और फिर उसके बाद एक तीसरा चार्टर एक्ट आया 1833 में। इसमें लिखा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है आज के बाद वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इंपॉर्टेंट सुनो कि बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद एक विधि सदस्य बनाने की घोषणा की गई, और 1834 में एक विधि आयोग का गठन कर दिया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। आप समझना, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में पहला विधि आयोग बना है, जिसने अपनी रिपोर्ट बाद में दी। उसी पर आईपीसी और सीआरपी जैसे नियमों का नियम बने। और सबसे बड़ी बात कि उस जो एक्ट था उसमें लॉर्ड मैकाले के साथ साथ में जेम्स मिल और बेंथम जैसे दार्शनिक समाज सुधारकों का भी योगदान था। जबकि भारत के अंदर पहला जो विधि आयोग बना है वो एमसी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1955 में बना है। तो पहली बार भारत में विधि सदस्य की घोषणा कब की गई? 1833 के एक्ट में। और कंपनी के यहां पर संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को काम दे दिया गया कि प्रशासनिक और राजनीतिक मैटर आप देखिए। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मूल जन्म स्थान रंग भेद के आधार पर कंपनी में वैकेंसी लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हर व्यक्ति को वहां पर एंट्री मिल सकती है। ऐसा पहली बार कब हुआ? 1833 में। इससे पहले भेदभाव होता था रंग के आधार पर भी। उसके बाद 1853 में डलहौजी ने प्रशासनिक सुधार कराए। किसने? डलहौजी ने। आपने नाम सुना होगा डलहौजी के प्रशासनिक सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प नीति डलहौजी की, ट्रेन चलाने वाले डलहौजी, डाक व्यवस्था को लाने डलहौजी, पीडीडब्ल्यूडी की स्थापना करने वाले डलहौजी। तो इन्होंने 1853 में डलहौजी ने सुधार किए। सुधार पहला क्या था कि एक 12 सदस्यों का विधि आयोग बनवाया। याद रखना, एक तो विधि आयोग तो बन ही चुका है, और साथ साथ में एक विधान परिषद भी बनवाई, जो कि प्रांतीय सरकार को ध्यान रखती है। एक बार सुन लो ध्यान से, दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी। एक विधि आयोग बना, विधि आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई, उसकी रिपोर्ट को पढ़ा गया, और 12 सदस्यों का एक विधान परिषद बनी। क्वेश्चन आता है कि 12 सदस्यों की विधान परिषद, भारत विधान परिषद कब बनी? 1853 में। और कंपनी के अंदर प्रतियोगिता परीक्षा को एंट्री के लिए लागू किया गया। पहले नामदर्जी का स्थान था। किसका था? नामजदगी। नामजदगी का मतलब यह है कि जिसने पहले नाम लिखवा दिया उसी को एंट्री पहले मिलेगी, और जिसने नाम बाद में लिखवाया उसको एंट्री बाद में मिलेगी। उसके बाद एक विधि सदस्य जो था उसको गवर्नर जनरल सदस्य का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ये चार जो चार्ट एक्ट है ये कंपनी लाई थी, और ये इतिहास की दृष्टि से 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये अंतिम चार्टर एक्ट था। और इसी चार्टर एक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे कर देता हूं, आप इनके आंसर, 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1858 के अधिनियम में जो ब्रिटेन के लॉर्ड पैमस्टोन थे, इन्होंने इस अधिनियम को तैयार किया था। और इस अधिनियम को तैयार किया था इन्होंने इसलिए ताकि भारतीय लोगों को शांत किया जा सके। जब 1857 के आसपास ब्रिटेन में चुनाव हुए तो डर्बी नाम के व्यक्ति वहाँ प्रधानमंत्री बने। डर्बी नाम के व्यक्ति वहाँ पर प्रधानमंत्री बने। उन प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में एक नियम पास कराया,
और उस नियम को ही हमने कहा है भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम की एक खास क्वालिटी थी। 1857 की क्रांति के बाद जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया था। 1857 क्रांति में आप जानते हो कि बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए, उसको शांत करने के लिए यह अधिनियम आया था। 1857 क्रांति शांत हो चुकी थी और तो उस समय ब्रिटिश सरकार को अकल आई कि किस प्रकार से भारतीय लोगों को खुश रखा जा सके। तो इन्होंने ये समझा कि भारत में जो 1857 में क्रांति हुई है उसके लिए दो कमेटी जिम्मेदार है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोलते हैं निदेशक मंडल। इन दोनों कमेटियों ने भारत में क्रांति लाने में सफलता प्राप्त करी थी। ऐसा अंग्रेजों का मानना था कि भारत में जो झगड़ा हुआ है इन दो कमेटी की वजह से हुआ है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इन दोनों कमेटियों को रिजेक्ट कर दिया और इसके स्थान पर एक भारत सचिव नाम से एक पद बनाया, भारत सचिव नाम से। और इस भारत सचिव और उसकी एक परिषद रखी गई और इस परिषद में 15 व्यक्तियों को शामिल किया गया। 15 सदस्य थे। तो भारत परिषद में कितने सदस्य स्टार्टिंग में रखे गए? 15 सदस्य। 15 सदस्यों की एक खास क्वालिटी थी कि 8 सदस्य है तो इसमें ब्रिटिश क्राउन से आएंगे। ब्रिटिश क्राउन से मतलब ये हो गया कि जो ब्रिटेन के राजा हो चाहेंगे, 8 सदस्य तो वो आएंगे। और 7 सदस्य है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा लगाया था, जिन्होंने भारतीय लोगों पे कब्जा करने की कोशिश की थी जिनके द्वारा, तो उनके द्वारा चुन के आएंगे 7 व्यक्ति। 8 व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा और 7 व्यक्ति डायरेक्टर द्वारा। इस प्रकार से ये 15 सदस्यों की कमेटी थी। लेकिन खास क्वालिटी आपको याद रखनी है, कहा गया था कि इनमें से कम 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत के अंदर व्यापार करने का कम से कम 10 वर्ष का विशेष अनुभव होना चाहिए। और कहा कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं ना, इन सभी को वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। तो 1858 के अधिनियम में आपको याद रखना है कि लॉर्ड पामस्टन ने इसे जारी किया था और इसमें नियंत्रण मंडल को और डायरेक्टर मंडल को दोनों को खत्म कर दिया गया था और उसके स्थान पर भारत सचिव नाम का एक पद बनाया था और गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया था। 1858 के अधिनियम की खास क्वालिटी रही है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि एक तो गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया और सेकंड भारत सचिव नाम का एक नया पद बनाया। एक भारत सचिव, एक गवर्नर, एक भारत सचिव, एक गवर्नर, क्योंकि पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो फिर आता है 1861 का अधिनियम। 1861 में ये बनना था लेकिन 1862 का अधिनियम से बोलते हैं। 1862 का अधिनियम, देखो इस अधिनियम में क्या हुआ था कि भारतीय लोगों को शांत करने का इसका उद्देश्य था अधिनियम का। और इस अधिनियम में सबसे एक खास क्वालिटी ये लिखी गई थी कि सहयोग की नीति अपनाई गई। सहयोग की, कि भारतीय लोगों से हमें सहयोग प्राप्त करना है, सहयोग की नीति अपनाई गई। कौन सी नीति अपनाई गई? सहयोग की नीति, कि किसी न किसी प्रकार से भारतीय लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होना चाहिए। और सहयोग की नीति के साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो इनका आयोग था, जो गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यों की कमेटी थी, उस कमेटी में एक 5वां सदस्य रख दिया गया और 5वें सदस्य को एक योग्यता दे देगी, एक क्वालिफिकेशन दे दी गई कि 5वां सदस्य जो होगा विधि विद्यता होना चाहिए। विधि विद्यता का मतलब यह है कि कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। जो व्यक्ति कानून का अच्छा जानकार होगा
वो गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्यों की कमेटी में 5 सदस्य वही माना जाएगा। और सहयोग की नीति अपनाई गई। और सबसे खास क्वालिटी इस अधिनियम की वो ये थी कि भारत के अंदर पहली बार विभागीय प्रणाली अपनाई गई। विभागीय प्रणाली का मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर जो मंत्रिमंडल है उसकी नींव पड़ी। उसकी नींव कब पड़ी? 1862 में। याद रखना आपको कि भारत के अंदर विभागीय प्रणाली अपनाई गई अर्थात मंत्रिमंडल की नींव पड़ी। और एक सबसे बड़ी विचित्र बात कि जो गवर्नर जनरल था उसको एक स्पेशल पावर दे दी गई। क्या? कि गवर्नर जनरल आज के बाद अध्यादेश भी जारी कर सकता था। अध्यादेश का मतलब यह है, सबसे बड़ी बात अध्यादेश, देखो हमारे देश में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है लेकिन प्रधानमंत्री से पूछ के, मंत्रिमंडल की सलाह पर। 90% केस यही होता है। लेकिन यहाँ कहा गया था कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बिगर, भारत परिषद के बिगर पूछे अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यह 1862 के अधिनियम की खास क्वालिटी थी। जैसा पहली खास क्वालिटी, सहयोग की नीति अपनाई गई। दूसरी, 500 सदस्य बनाया गया, विधि विधेयता बनाया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में रखा गया। तीसरी, विभागीय प्रणाली अपनाई गई, मंत्रिमंडल बनाया गया और अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये 4 पॉइंट है 1862 के अधिनियम में, आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है 1892 के अधिनियम की बात कर लेते हैं। पहले 1892, देखो इस 1892 के अधिनियम में की जो खास क्वालिटी है, ये हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1892 के अधिनियम में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया गया था। क्या था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई और इल्बर्ट बिल जैसे व्यक्ति बिल आए। एक तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, एक इल्बर्ट बिल आया। और उसके बाद लगा कि भारतीय लोगों को शांत करना आसान नहीं है, इसलिए इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ किया गया। निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष थी लेकिन शुभारंभ तो किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में कुछ भारतीय सदस्यों को भी चुन के लाया जाएगा। ऐसा इस अधिनियम में कहा गया, लाया कोई नहीं गया। और सबसे बड़ी बात कि जो समय सीमा थी सदस्यों की, उसमें भी हेरफेर की बात करी गई लेकिन करा कुछ नहीं। तो याद रखना आपको 1892 का अधिनियम सिर्फ इसलिए आया है कि भारतीय लोगों को शांत करना आसान नहीं था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इल्बर्ट बिल आ चुके थे जिससे भारतीय लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो चुकी थी। आहत कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस के साथ जुड़ चुके थे, इल्बर्ट बिल से आहत हो चुकी थी। और इसीलिए उन्होंने निर्वाचन पद्धति की मांग की, जिसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ किया गया 1892 के अधिनियम में, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था के लिए। उसके बाद फिर आया 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आया। कहने को तो ये सुधार है, लेकिन इससे ज़्यादा भारतीय व्यवस्था में खतरनाक एक्ट नहीं मान सकते हम। इस एक्ट में अंग्रेजों ने एक ऐसा काम करा जो सुधार के नाम पे बहुत बड़ा छल हुआ देश के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल बनाया मुसलमानों के लिए। मुसलमान भाइयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई, अर्थात उन लोगों को अन्य हिंदू लोगों से अलग कर दिया गया ताकि वो लोग इनकी मुख्यधारा में ना आ सके। इस बात पे बहुत ज़्यादा भीषण दंगे हुए। आप जानते हो कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है वो उस मुख्यतः वजह यही है कि उनके लिए अंग्रेजों ने शुरू में ही किया था। और भारतीय लोगों को गवर्नर जनरल की परिषद में 62 में कहा गया था, इसमें स्थान दिया गया हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता। केसी गुप्ता, क्या नाम है? केसी गुप्ता जी और हुसैन बिलग्रामी जी।
ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें गवर्नर जनरल की परिषद में स्थान दिया गया। क्यों स्थान दिया गया? क्योंकि भारतीय लोगों को शांत करना भी एक अंग्रेजों का उद्देश्य था। वो चाहते थे कि भारतीय लोग भी किसी न किसी प्रकार से शांत रहे, वरना यदि भारतीय लोगों को गुस्सा आ गया ना, आप जानते होंगे क्या होगा। और ये सब मैटर एक समिति थी, अरुणडेल समिति, उसकी सिफारिश पर हो रहा था। कौन सी समिति? अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति की सिफारिश पर हो रहा था। ये सारा जो मैटर था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाइए, केसी गुप्ता या हुसैन बिलगामी को स्थान दीजिए, ये सब अरुणडेल समिति की सिफारिश पर हो रहा था। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो वारसाई की जो परिषद थी, जिसमें एम सिन्हा भी शामिल हुए थे, ठीक है, उसमें एक विधि सदस्य बनाया गया था। वो भी बहुत बड़ी बात हुई है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात, पृथक निर्वाचन मंडल अपनाया गया मुसलमानों के लिए, केसी गुप्ता को और हुसैन बिलगामी को भारत परिषद में शामिल कराया गया, और अरुणडेल समिति की सिफारिश पर यह सारा कार्य हो रहा था। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। ये चारों पॉइंट याद रखना अच्छे से। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। उस सुधार में 1909 वाले का भी तोड़ हो गया। 1909 में क्या था कि हिंदुओं के से अलग प्लस मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। इसमें सिखों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल की बात कर दी गई कि सिख व्यक्ति जो है उनके लिए भी अलग निर्वाचन मंडल होगा। देखो, हिंदू मुस्लिम को बंटवारा तो 1909 में ही कर चुके हैं। 1919 में सिखों को, हिंदुओं को और मुसलमानों को, तीनों को अलग अलग निर्वाचन मंडल ये दे चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस अधिनियम में एक उत्तरदायी शासन की बात की गई। एक कहा गया कि एक शासन होगा जो उत्तरदायी होगा, और उस उत्तरदायी कौन होगा? ब्रिटिश सरकार होगी। उस समय की जो सरकार थी ब्रिटेन की, वो उसकी उत्तरदायी होगी। ये भी अपने आप में एक विचित्र बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल अपनाया गया। तो उसमें निर्वाचन मंडल अपनाया गया था और इसमें पृथक निर्वाचन मंडल अपनाया गया। और निर्वाचन मंडल कब अपनाया गया था? 1892 में। और इसमें पृथक निर्वाचन मंडल के साथ साथ में एक बहुत अच्छी बात जो अन्य किसी देश में नहीं थी समकालीन, वो ये था कि इस निर्वाचन मंडल के तहत महिलाओं को भी पहली बार वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया गया। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया गया। उत्तरदायी शासन बना दिया गया। हिंदू, मुस्लिम और सिखों को भी अलग अलग इसमें कर दिया गया। और द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई। 2 सदन बनाए गए। द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 सदन जैसे राज्यसभा, लोकसभा, इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई। और भारत में इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई कि भारत में हम एक लोक सेवा आयोग बनाएंगे, इसकी बात भी की गई। और संपत्ति कर जैसे कुछ करों को इसमें लिखा गया। तो ये भी बहुत अपने आप में विचित्र बात है। तो इस एक्ट को आप अच्छे से याद रखना। क्या बात है कि हिंदू मुसलमानों के साथ साथ में सिखों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया 1919 में। उत्तरदायी शासन की बातें की गई, बातें ही की गई, दिया आज तक नहीं गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई और महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई और लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो ये 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। और उस अधिनियम के बाद हम डायरेक्ट पढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें हम साइमन कमीशन की बात भी कर लेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन की मोटी मोटी बात कर लेंगे जितना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन विकास पढ़ रहे हैं। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के विकास की कड़ी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम इतिहास वो शुरू करेंगे तो हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए अच्छे से। तो बात करते हैं, और आज मैं इसके इतिहास को कंप्लीट ही कर दूंगा।
देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम, जो कि एक काफ़ी अच्छा अधिनियम माना जाता है भारत सरकार द्वारा। उसकी एक बात है, क्या है कि 1919 में जिस समय सुधार हुए थे, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, आप अच्छे जानते हो। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये बात कही गई थी कि यदि ये सुधार सही है तो 10 वर्ष बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया कि 10 वर्ष टाइम समीक्षा करेंगे। लेकिन भारत में 1922 में और 1921 में और 1920 में जो आंदोलन चले, उसके बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हमारे भारत में, जिससे रिपब्लिक हिंदुस्तान सोसाइटी द्वारा अपनाई गई, भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे, सुखदेव जैसे, राजगुरु द्वारा जी जैसे महान व्यक्तियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन किए, एक बहुत बड़ी योजना चलाई। उससे अंग्रेजों को ये लगने लगा कि ये अब हमें ज़्यादा दिन नहीं रहने देंगे, इसलिए उन्होंने उन नियमों की समीक्षा तो 10 वर्ष पहले होनी चाहिए थी, उसे 10 वर्ष के स्थान पर पहले ही करने की घोषणा कर दी। और उस घोषणा को एक ब्रिटेन से एक बाइकाट मिशन भेजा कि उस घोषणा में देखिए, आप भारतीय नेताओं से बात कीजिए कि भारतीय नेताओं को जो इतने आंदोलनकारी हो चुके हैं उनको कमी क्या है। तो उसी के उद्देश्य से भारत में एक मिशन आया जिसका नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम था? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का तो आपने डायलॉग उसमें भी सुना होगा, पिक्चर चलती है सनी देओल, बॉबी देओल, चंद्रशेखर, भगत सिंह वाली, वही वाला साइमन कमीशन। वापस जाओ कनारज में लाठी लगकर मृत्यु भी हो चुकी थी, सही बोल रहे हो आप। देखो आगे समझते हैं। 1919 के अधिनियम में शांत नहीं हुए लोग। 1929 में अधिनियम आना था, 1929 से पहले ही अधिनियम भारत में आ गया। ये 7 सदस्यीय कमेटी थी जो भारत में आई, 7 सदस्यीय कमेटी थी जो भारत में आई। और कमेटी का आने का एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि भारतीय लोगों को शांत किया जाए। 1927 में ही हमारे यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में, एमएन अंसारी उसके अध्यक्ष बने। ध्यान सुनना, 1927 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कांग्रेस अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में ही ये घोषणा कर दी गई कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। और ये हुआ किसकी अध्यक्षता में था? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एमएन अंसारी जी, ये बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं। मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी एमएन अंसारी जी की, काफ़ी हमारे फ्रीडम फाइटरों में शामिल है। वो अलग बात है कि इन्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग पता नहीं कैसे इग्नोर कर दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन एमएन अंसारी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध की बात कही थी। और साइमन कमीशन के विरोध की बात इन्होंने अपने मन से कही। और उसके बाद जब साइमन कमीशन का 7 सदस्यीय मिशन भारत में आया, जिसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, सर साइमन थे, परेशान मत हो, सर साइमन इसके अध्यक्ष थे। तो उनकी अध्यक्षता में किस मिशन भारत में आया। लेकिन भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों? भारतीय लोग कह रहे थे कि जब ये इस मिशन में आने वाले 7 के 7 व्यक्ति अंग्रेज हैं, तो ये भारत के लिए अच्छा नियम कैसे बना सकते हैं। तो इसी बात से भारतीय लोगों ने इसके विरोध में किया। और अंतकाल में साइमन कमीशन भारत से चला गया। कुछ नेताओं से विचार विमर्श किया, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जैसे कुछ महान व्यक्तियों ने, और हिंदू महासभा के अलावा मद्रास सोसाइटी पार्टी, जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनिस्ट, इन लोगों ने साइमन कमीशन का उद्घाटन किया। साइमन कमीशन को भारत में आने पर आमंत्रित किया और उनसे विचार विमर्श किया। पंजाब के यूनिस्टों ने, मद्रास के कम्युनिस्टों ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ये कुछ वो खास व्यक्ति थे जिन्होंने साइमन कमीशन का कभी विरोध नहीं किया। और इसीलिए उस समय के कुछ व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या यूनिस्टों को या कम्युनिस्टों को देशद्रोही के पैमाने पर तोलते, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग वो चल रहा था। अब साइमन कमीशन का विरोध हुआ, साइमन कमीशन भारत से चला गया। साइमन कमीशन जब भारत से गया
तो उस समय लॉर्ड इरविन नाम के व्यक्ति हमारे यहाँ के गवर्नर थे भारत के। संसद भवन का उद्घाटन उन्होंने किया था। 83 लाख रुपए लगे थे, अभी तुम बोल रहे थे 83 लाख रुपए लगे थे। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। जब लॉर्ड इरविन ने हमारे भारतीय नेताओं को एक चुनौती दी कि यदि तुम हमारे द्वारा बनाए गए नियमों से संतुष्ट नहीं हो तो तुम हमें नियम बताओ, तुम हमें नियम बना के दो कि कैसे बनाने हैं। उस चुनौती को पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बाप बेटा दोनों ही बैठते अब, मोतीलाल नेहरू जी ने और जिन्ना साहब ने स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने अपनी 14 सूत्री मांग दी, नेहरू जी ने अपनी नेहरू रिपोर्ट दी, जिस पे विचार विमर्श करने के लिए 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलनों में क्या हुआ ये बात मैं आपको हिस्ट्री में बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी सब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और गोलमेज सम्मेलन होने के बाद एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, और यही श्वेत पत्र 1 अप्रैल 1935 से भारत शासन अधिनियम कहलाया। तो आपको याद होना चाहिए उस श्वेत पत्र में साइमन कमीशन की सारी बातें, नेहरू रिपोर्ट जी की बातें, 14 सूत्री मांग और उसके अलावा जो गोलमेज सम्मेलनों में बातें हुई थी उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक पत्र तैयार किया गया, श्वेत पत्र। और श्वेत पत्र को ही बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में एक प्रकार से ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी देखो इस पूरे अधिनियम में 321 अनुच्छेदों को शामिल किया गया। भारत शासन अधिनियम में 321 तो आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे। मूल संविधान में भारत शासन अधिनियम में 14 भागों को शामिल किया गया और 10 अनुसूची तैयार की गई। आपको मैं एक बार रिवाज करता हूँ कि यह अधिनियम 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन मुंबई आया उसकी बात से शुरू होता है और 30 जून 1930 तक जब तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तब तक की बात साइमन कमीशन ने बहुत सारे नेताओं से बात की। 3 फरवरी 1928 में मुंबई आ चुका है, उसके बाद बात की और 30 जून को उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई साइमन कमीशन ने। उसके बाद लॉर्ड बर्किनहेल्ड ने चुनौती दी भारतीय नेताओं को कि अपना शासन अपना चलाइए, अपने कानून बना के दीजिए। चुनौती को स्वीकार किया गया नेहरू जी द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। नेहरू जी ने 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट दी। नेहरू जी का मतलब है मोतीलाल नेहरू, ना कि जवाहरलाल नेहरू। और 14 सूत्री मांग जो है जिन्ना साहब ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में दी। इनके मांगने पर नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की, इन्होंने क्यों दी मैं भी दूंगा। उसके बाद इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया गया। उस श्वेत पत्र में ही 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया। उसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई और की भी गई। द्वैध शासन की प्रणाली को खत्म कर दिया गया। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय बनाया गया, एक अदालत। दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो 1935 के अधिनियम द्वारा बनाया गया और 1937 में उसने अपना काम शुरू करा है। उसके पहले जज सर मॉरिस गवेयर थे। दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंग्रेजों ने बनवाया है और 1937 में शुरू हुआ है। और सर मॉरिस गवेरियर उसके कौन थे? चीफ जज थे। उसके अलावा इसी अधिनियम में सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची। जब सूची बनाई गई थी संघ सूची में 59 सब्जेक्ट थे, राज्य सूची में 54 थे, संवर्ग सूची में 36 सब्जेक्ट थे। इन सबको ध्यान में रखते हुए सन 1937 में चुनाव हुए, लेकिन चुनाव में अधिक सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी, लेकिन ज़्यादा दिन तक कांग्रेस नहीं रह सकी। और जब कांग्रेस ज़्यादा दिन तक नहीं रही तो क्या हो गया कि अंग्रेज़ों ने, हुआ क्यों नहीं रह सकी, ध्यान सुनना। अंग्रेज़ों ने भारतीय नेताओं से पूछे बगैर भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। कहा कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल है। भारतीय नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज की और कांग्रेस जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अधिक राज्यों में सरकार थी,
उनके सभी मुख्यमंत्रियों अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा देने से दो व्यक्ति बड़े खुश हुए, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस बनाया। मुक्ति दिवस का मतलब यह है, उन्होंने कहा 22 दिसंबर 1939 को कि आज देश को कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। तो याद रखना, इस मुक्ति दिवस के बाद वर्ल्ड वॉर चलता रहा। 39 में कुछ नहीं हुए। 40 में थोड़ा बहुत अगस्त प्रस्ताव नाम से प्रस्ताव आया, कोई विशेष सुविधा नहीं मिल सकी। अगस्त प्रस्ताव से कुछ नहीं हुआ, ना मुस्लिम लीग ने बात मानी, ना कांग्रेस ने मानी। उसके बाद भारतीय नेताओं पर का एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अमेरिका पर, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों का, चीन जो हमारा दुश्मन उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों का दबाव आया कि भारत को स्वतंत्र करो। अब अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध हम ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने एक भारत में मिशन भेजा जिसका नाम है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन की बात करते, ध्यान सुनना। उन्नीस सौ 42 में क्रिप्स मिशन यहाँ भी लिख दिया गया को। क्रिप्स मिशन भारत में सिर्फ एक उद्देश्य से आया था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था ब्रिटेन पे कि भारत को आज़ाद करो, कि भारत को आज़ाद करो। इसीलिए उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, क्या नाम है, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने उस समय के अपने एक मंत्री को भारत में भेजा और भारतीय लोगों से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए, युद्ध में हमारा साथ दीजिए। अगर युद्ध में आप हमारा साथ दोगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे नियम बनाएंगे। ऐसा ब्रिटेन का मानना था। भारतीय नेता तैयार भी हो गए। अब कांग्रेस पार्टी से दो व्यक्ति थे जो इससे बात करने गए औपचारिक रूप से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। अब एक तरफ कांग्रेस से दो व्यक्ति थे, एक तरफ मुस्लिम लीग से जिन्ना साहब थे। ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर भी रहे हैं जिन्ना, याद रखना। अब ये दो व्यक्ति गए हैं मिलने उधर से। अब जिन्ना ये कहते हैं क्रिप्स मिशन से, देखो जी बात, एक बात सुनो, हिंदू लोग जो है हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, इसलिए हमें अपना एक पर्टिकुलर देश चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर, कांग्रेस बोलती थी ये एक बात गलत है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी तो एक मुसलमान है और हमारे नेताओं में सबसे बड़े स्तर पर है ये, तो मुस्लिम लीग गलत बात कर रही है। तो अब जिन्ना साहब गुस्सा खा जाते थे कि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ से आ गया यहाँ पर, क्योंकि यही व्यक्ति बीच में आ रहे हैं। अब अंग्रेज ने कहा कि देखो देखो देश का हम बंटवारा नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो मौलाना अब्दुल कलाम इनके साथ नहीं होते। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ऐसा ही है, अगर नहीं मानते तो हम आपके क्रिप्स मिशन को भी स्वीकार नहीं करते। इन्होंने कहा रुको भाई रुको, अगर तुम चाहो तो जो युद्ध के बाद संविधान बनेगा ना, उस संविधान में तुम स्वीकार करना या मत करना वो तुम्हारी इच्छा रहेगी। इनसे कहा। अब इस बात कांग्रेस के नेता बिगड़ गए कि स्वीकार करो या ना करो, उससे क्या मतलब है कि एक देश में दो सरकार चलेंगी। अर्थात मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी, इन दोनों ने ही मिलकर क्रिप्स मिशन का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी कि क्रिप्स मिशन एक तरीके से असफल हो गया। और इसे गांधी जी ने बाद की तिथि का चेक कहा, पोस्ट डेट ऑफ चेक, जबकि नेहरू जी ने टूटते हुए बैंक का उत्तराधिकारी चेक कहा। याद रखना, पोस्ट डेट चेक कूपन इज ए क्रेंसिंग बैंक। गांधी जी ने बाद की तिथि का चेक, इन्होंने डूबते हुए बैंक का चेक। इसके बाद 1942 में कुछ नहीं हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन चला। फिर बेवल योजना बनाई गई। कौन सी योजना? बेवल योजना। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया भारत में 1946।
क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आया, और इस कैबिनेट मिशन की ने आकर ही एक ऐसी बात कह दी जिन्हें भारतीय लोग सोचने पर विवश हो गए। इस मिशन ने डायरेक्ट आके ये कहा कि भारतीय लोग बार बार हम कोई ना कोई नियम लाते हैं, कानून लाते हैं, आप कुछ नहीं करते। 1945 में बेट में चुनाव हुए, सर क्लीमेंट एटली वहाँ के अध्यक्ष बने। कौन? सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, आपको याद रखना चाहिए। लेबर पार्टी मजदूरों की पार्टी, आप जानते हो मजदूरों की पार्टी अत्याचार कम करेगी, उद्योगपतियों की पार्टी से मजदूरों की पार्टी अत्याचार कम करेगी। तो सर क्लीमेंट एटली ने घोषणा करा दी अपने मंत्रिमंडल में कि हम भारत को आज़ाद करना चाहते हैं, हम भारत में ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करना चाहते, और हमारी इच्छा ये है कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भारत को छोड़ दिया जाए। और उसी उद्देश्य से इन्होंने 16 मई 1946 को भारत के अंदर एक मिशन भेजना की घोषणा कर दी, और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। ये मिशन भारत में आया। आने के बाद भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया, और भारतीय नेताओं से दो टूक कहा कि यदि अपना संविधान बनाना है तो बनाओ, और नहीं बनाना तो हम लोग आपका देश छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमसे मत बोलना कि क्या हो रहा। इस विशेष परिस्थितियों में भारतीय लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक कार्य किया, और फिर अगस्त के महीने में सन 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और उसमें कांग्रेस ने बहुत बड़े स्तर पर सीटें प्राप्त करी। और यही बात मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि इतने बड़े स्तर पर सीटें प्राप्त करके अब कांग्रेस ही तो संविधान सभा है, और संविधान सभा ही कांग्रेस, हम तो बेकार है, और इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार करने की घोषणा की, और उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई है, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे कौन सा अध्यक्ष निकला और संविधान का लागू कैसे हुआ है। उसके बाद हम संविधान पर चलेंगे। आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दी जाए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और IPC के लिए यदि आपके SI का एग्ज़ाम है तो यूथ पब्लिकेशन, उसके अलावा प्रभात पब्लिकेशन, अरविंद पब्लिकेशन और एक्सीड पब्लिकेशन की चारों बुक से मूल विधि का पोर्शन हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। अगर आपको मूल विधि करानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें SMS कीजिए कि हमें मूल विधि